हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आकार की टेस्ट सीरीज है, इकोनॉमी की सेशन की आज की टेस्ट सीरीज लग रही है, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट तौर पर सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप जरूर याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है, ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसको शुरुआत या संचालन करता है। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा है, आपका एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। इसकी बात की जाए, यह योजना कब शुरू की गई थी, तो अगस्त 2008 में। अगस्त 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण एवं ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को क्या है, शहरी युवाओं को क्या करना है, स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए, है ना, स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए जो है प्रोत्साहन देना है और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगस्त 2008 में शुरुआत की गई थी। ग्रामीण शहरी युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 6.4% रहने का अनुमान है। और डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कृषि लागत और मूल्य आयोग से संबंधित सत्य कथन पहचानिए, कौन सा ऑप्शन सही है। कृषि लागत और मूल्य आधारित उद्योग से संबंधित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को कृषि मूल्य आयोग के रूप में की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तन करके कर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है कर दिया गया है, ये भी ऑप्शन सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली में है। इसके द्वारा देश में उत्पादित सभी फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है। तो सभी फसलों के लिए एमएसपी जारी नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। कुछ ही फसलों के लिए एमएसपी को जारी किया जाता है, जिसमें 22 प्रमुख फसलों के अंतर्गत इसको आता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन पर हम जो टिक लगाएंगे। तीसरा और चौथा गलत था, जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी। देखो भाई, इकोनॉमी के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है, फैक्ट सीधे सीधे आते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई है, तो आप कहेंगे 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया था, 19 फरवरी 2015 को, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और भी याद रखना है कि इसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेसिस की डाउनलोड करना है, तो हमारे ऐप है यूपीएससी नट, इस ऐप से आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, इस ऐप पर चले जाना है, टेसिस वाले सेक्शन में, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। साथ में एमपीपीएससी के लिए ही यूनिट वाइज आपको क्या लगवा रहे हैं, एमसीक्यू लगवा रहे हैं, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, तेजपुर लीची के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो तेजपुर लीची किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है, जिसको जीआई टैग जो है अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है, मसाला बोर्ड ने मसाला प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात अवसरों को बढ़ाने के लिए पूरे भारत में कितने फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। तो 8 मसाला पार्कों को स्थापित मसाला बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरुआत की गई, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर कब की गई थी, 12 सितंबर 2019 को की गई थी। ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। भाई पीएम कुसुम योजना है, ये उद्देश्य पूछ रहा है क्या है, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना पीएम कुसुम योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी शुरुआत की बात किया तो फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन जीवीए का योगदान कितना है। किसकी बात की जा रही है, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का योगदान कृषि क्षेत्र का कितना है 24-25 के अनुसार, तो आप कहेंगे 16% है। कितना है, 16% है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि में सहकारी समितियों क्या भूमिका निभाती है। तो कृषि में सहकारी जो समितियां होती हैं, वे ऋण एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता एवं संसाधन प्रदान करती हैं। ये प्रमुख तौर पर सहकारी समितियां भूमिका निभाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का प्रमुख घटक है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात की जा रही है, तो कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आपका क्या है, प्रमुख घटक है, जिसे पीएमकेएसवाई कहते हैं।
नेक्स्ट होता है कृषि विपणन, मतलब कि कृषि की मार्केटिंग में पारदर्शिता और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से लागू की गई नवीन डिजिटल पहल क्या है? तो नवीन डिजिटल पहल की बात की जाए, ई नाम। ई नाम का मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार। ई नाम जो है इसका शुरुआत जो है 14 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 2016 को ई नाम की शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया पहल के उद्देश्य की बात की जा रही है तो विदेशी निवेश आकर्षित करना और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कौन सी चुनौती कृषि क्षेत्र में मानकीकरण एवं मूल्य संवर्धन को बाधित करती है? तो ऐसी कौन सी चुनौती है? बुनियादी अवसंरचना, मतलब कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होती है, ये आपके मूल्य संवर्धन को क्या करती है? बाधित करती है। ठोस बाजार संपर्क की कमी भी एक बाधा है। बुनियादी प्रसंस्करण इकाइयों की कमी होना भी बाधा है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन है, क्योंकि मानकीकरण और मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के नए पैकेज में कौन सी सुविधाएं शामिल हैं? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत नए पैकेज में सुविधाओं की बात की जा रही है। ऋण सीमा बढ़ाना, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड देना, ये सबसे बड़ी पीएम स्वनिधि योजना में सुविधाओं को शामिल जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेवा क्षेत्र की वृद्धि में योगदान करती है? एक ऐसा सेक्टर है जो कि सेवा सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा वृद्धि में योगदान करते हैं। आप कहेंगे व्यापार, होटल, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय सेवाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो चारों ऑप्शन सही होंगे तो डी वाले पे टिक लाएंगे। सभी सेक्टर सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा जो है आपका क्या करते हैं? योगदान जो है देते हैं। भारत में सेवा आधारित निर्यात में सबसे बड़ा योगदान किस श्रेणी का है? तो निर्यात में सेवा आधारित में सबसे बड़ा योगदान जो है सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाओं का है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणालियों में आई नवीन क्रांति का मुख्य वाहक क्या है? तो यहाँ पर मुख्य वाहक की बात की जा रही है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब यूपीआई। आप सभी को पता होगा वर्तमान में बात की जाए तो भाई अभी वर्तमान में यूपीआई सबसे ज्यादा लेन देन की जाते हैं। वित्तीय समावेशन और भुगतान के संबंधित एक नवीन पहल है। अब तो भारत के अलावा बहुत सारे यूरोपीय देश भी जो है यूपीआई को अपना रहे हैं। सेवा क्षेत्र के भीतर हेल्थ केयर में आई नवीन प्रवृत्ति का क्या है? तो सर्विस सेक्टर में हेल्थ केयर से संबंधित क्या नवीन प्रवृत्ति जो है जोड़ी जा सकती है? टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार सबसे ज्यादा नवीन प्रवृत्ति देखने को हेल्थ सेक्टर में मिल रही है। औद्योगिक क्षेत्र में ई कॉमर्स के विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ा है? औद्योगिक क्षेत्र में बात की जा रही है कि ई कॉमर्स के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग जैसे संबंधित क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है। तो क्योंकि अगर ई कॉमर्स है तो आपको लॉजिस्टिक बढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, और वेयर हाउस जहां सामान रखने के लिए गोदाम को बढ़ाना होगा, निवेश करना होगा। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश बढ़ा है। भारतीय सेवा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कौन सी पहल थीम आधारित पर्यटक सर्किट के विकास पर केंद्रित है? स्वदेश दर्शन योजना। कौन सी है? स्वदेश दर्शन योजना पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए रखी गई है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या उद्देश्य है? तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्देश्य की बात की जा रही है इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सेवाओं का वाणिज्यीकरण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार करना एंट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रमुख उद्देश्य सामने आया है। इसका हेडक्वार्टर की बात किया है तो आपके बेंगलुरु के कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की शुरुआत कब की गई थी? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की शुरुआत की बात की जा रही है 2022 में इसकी शुरुआत को किया गया है। भारतमाला परियोजना उद्देश्य में कौन सा शामिल है? भारतमाला परियोजना में राष्ट्रीय जितने राजमार्ग हैं उनका निर्माण करना, उनका आधुनिकीकरण करना सबसे ज्यादा भारतमाला परियोजना के उद्देश्य में देखा जाता है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत की बात किया है तो 2017 से देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा। और मंत्रालय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का संबंध किससे है? जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के संबंध की बात की जा रही है डिजिटल इंडिया से इसका जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के सेवा क्षेत्र के सामने कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? तो भारत के सेवा क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौती है, कौन सी चुनौती है? तो कुशल श्रम की कमी होना एक सबसे बड़ी चुनौती सामने भारत को सेवा सेक्टर में देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेवा क्षेत्र के संदर्भ में गिग अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? तो सर्विस सेक्टर में जो गिग अर्थव्यवस्था है, गिग अर्थव्यवस्था का समझते होगे ना, मतलब आप लोग तो जो आपने देखा होगा जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वाले जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको गिग वर्कर्स में जानते हैं हम। तो गिग अर्थव्यवस्था का सेवा सेक्टर में कई योगदान है। तो अल्पकालिक और स्वतंत्र काल
फ्रीलांसिंग नौकरी एक तरीके से कहते हैं, मतलब कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य करना, गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखने को जाता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक आधुनिकीकरण मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक आधुनिकीकरण मिशन की बात की जा रही है, तो लॉजिस्टिक लागत को घटाना और सप्लाई चेन दक्षता को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक आधुनिकीकरण का उद्देश्य है। पीएम वाणी क्या है? पीएम वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? तो पीएम वाणी कार्यक्रम की बात की जा रही है, कब प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 2020 को। कब हुआ है? 9 दिसंबर 2020 को वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत जो है की गई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जैसे एनएसआईडीएल की स्थापना की बात की जा रही है, किस वर्ष की गई थी? 2019 में एनएसआईएल की स्थापना की गई थी, और यह संगठन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब कि इसरो की क्या है, एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में जो है कार्य करती है। 6 मार्च 2019 को इसकी जो है शुरुआत की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही में केयर इकोनॉमी का महत्व बढ़ रहा है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? केयर इकोनॉमी का जो संबंध है वो महत्व बढ़ रहा है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? सर्विस सेक्टर से है। कैसे? सर्विस सेक्टर से है। भारत में उद्योग क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीबीए में लगभग कितनी हिस्सेदारी है? 2024-25 के आंकड़ों की बात की जा रही है, तो 27% की हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र की भारत में जीबीए में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आता है कि भारत के प्रमुख निर्यात योग्य कृषि आधारित उद्योगों में से सबसे अधिक योगदान कौन देता है? तो सबसे ज्यादा योगदान बासमती एवं नॉन बासमती चावल देते हैं निर्यात योग्य कृषि में, ध्यान रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में सबसे बड़ी भूमिका किस क्षेत्र की है? सबसे बड़ी भूमिका सर्विस सेक्टर की, सेवा क्षेत्र की देखने को मिल रही है। ये क्वेश्चन तो कई सालों से चला आ रहा है। कौन सी प्रवृत्ति भारत में विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा दे रही है? एक ऐसी प्रवृत्ति है, तो आत्मनिर्भर भारत नीति, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, मेक इन इंडिया, तो तीनों ही एक ऐसी नीतियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। डी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत में स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरुआत की गई? स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो स्वदेशी अभियान की शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट आता है कि मेक इन इंडिया पहल प्राथमिक उद्देश्य के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो मेक इन इंडिया का पहल का प्राथमिक उद्देश्य किस सेक्टर को बढ़ावा देना है? विनिर्माण उद्योग सेक्टर को बढ़ावा देना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इस पहल की शुरुआत मेक इन इंडिया की 2014 में जो है की गई थी। एक दशक जो है इसको हो चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक उभरती हुई नवीन प्रवृत्ति के रूप में कृषि प्रसंस्करण उद्योग को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो कृषि प्रसंस्करण उद्योग को किस सेक्टर में वर्गीकृत किया जाता है? आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में जो है रखा जाता है। भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई किस पहल ने रक्षा विनिर्माण को प्रमुख फोकस क्षेत्र बनाया हुआ है? तो रक्षा विनिर्माण को बात की जा रही है, किस क्षेत्र ने बढ़ाया है? तो मेक इन इंडिया ने सबसे ज्यादा फोकस जो है किया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण के हिस्से को 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस सरकारी पहल का हिस्सा है? तो औद्योगिक क्षेत्र में जो विनिर्माण है उस हिस्से को 25% तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है किस सरकारी पहल के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी खरीद को पारदर्शी एवं कुशल बनाने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरुआत किया गया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, जिसे हम जेम नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत की गई है सरकारी खरीद को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी और कुशल बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि भाई औद्योगिक क्षेत्र में जैव ईंधन नीति को बढ़ावा देने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन नीति को बढ़ावा देने का पर्यावरण का संरक्षण करना, जैव ईंधन के उपयोग को कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में कमी लाना, बिल्कुल ठीक है। घरेलू स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, सही है। किसानों की आय में वृद्धि करना, सही है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, जैव ईंधन नीति के तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। पीएम मित्र योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पीएम मित्र योजना के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बात की जाए, इसकी शुरुआत 17 मार्च 2024 को की गई थी। इसकी शुरुआत 17 मार्च 2023 को की गई थी, ना कि 2024 को। तो पहला गलत हो गया। इसका उद्देश्य भारत के टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसे सशक्त बनाना, बिल्कुल ठीक है। इसके तहत 7 राज्यों में पीएम मित्र पार्क को स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिंडाल्को की रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना की बात किया तो 1958 में की गई थी। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है?
वर्तमान में 14 महारत्न कंपनियां, ध्यान रखिएगा कितनी है, 14 महारत्न वर्तमान में कंपनियां हैं। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको याद कर लेना है, एग्जाम में आए तो आप बता सकते हो। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ जो है की गई थी, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह जो है कार्य करती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुख्यालय लखनऊ में उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, समिति का नाम है और एक तरफ उद्देश्य है, किस समिति किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी? जैसे द्विवेदी समिति की बात की जाए, औद्योगिक विकास और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के लिए बनाई गई थी, करेक्ट है। रघुराम राजन समिति भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बनाई गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। सचिन चतुर्वेदी समिति छोटे उद्योगों के लिए नीतियां योजनाओं सुधार करने के लिए बनाई गई थी, करेक्ट है। सुरजीत भल्ला समिति भारत में रोजगार सृजन उपाय के लिए बनाई गई, करेक्ट है। ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन जो है सही मिलान है। नेक्स्ट आता है, भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन उद्देश्य की बात की जाए, अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक भौतिक अवसंरचना पर भारी निवेश करना इसका उद्देश्य है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत वर्तमान में क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो विश्व की भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा पीपीपी आधार पर, तो हम कहेंगे क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, 51 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम प्रवृत्तियों में किस प्रकार के विकास को हरित विकास के रूप में देखा जा रहा है? तो भाई हरित विकास के रूप में किस विकास को देखा जा रहा है? तो आप कहेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जा रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 12 राष्ट्रीयकृत वर्तमान में बैंक हैं, और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 12 के 12 बैंकों को एक बार नेट से जरूर देख लीजिएगा। रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप कहेंगे 4 साल का होता है। नेक्स्ट आता है कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की संरचना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? इसमें एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो सही है। स्थानीय बोर्ड के निदेशकों की संख्या इसमें 4 है, ये भी सही है। 10 अन्य निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं, ये भी सही है। 4 सरकारी अधिकारी भारत सरकार द्वारा नहीं, ये ऑप्शन गलत है, हम कहेंगे डी ऑप्शन गलत है, जबकि ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही थे। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का प्रमुख कार्य नहीं है? आरबीआई का पूछ रहा है, प्रमुख कार्य नहीं है पूछ रहा है नहीं है। तो विदेशी मुद्रा का भंडारण और संरक्षण करना कार्य है, मुद्रा जारी करना भी कार्य है, राजकोषीय नीति नहीं, ये आपका आरबीआई कार्य नहीं है, राजकोषीय नीति का कार्य करना, ध्यान रखिएगा। वित्तीय प्रणाली का परिवीक्षण करना कार्य है, तो सी ऑप्शन जो है आरबीआई के अंतर्गत जो है नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कथन 1 और कथन 2 है, यहां पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों में 4 सदस्य आरबीआई से होते हैं, तो भाई 4 सदस्य तो नहीं होते हैं, है ना, 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कथन तो गलत हो गया। कारण कहता है कि आरबीआई गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, हाँ ये सही है, केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर कथन गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे? अब इनमें से डी सुब्बा राव, डॉक्टर रघुराम राजन, आर एन मल्होत्रा, ये सभी आपके आरबीआई गवर्नर रहे हैं, जबकि शांति घोष की बात किया तो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे। रेपो रेट की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो 1912 में। रिपर्चेस ऑप्शन परनाकय विकल्प हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं रिपर्चेस ऑप्शन, रेपो का फुल फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत 1992 में भारत में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत किस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत जो है 1 से 2 वर्षीय प्रतिभूतियों को बेचा जाता है अल्पकालिक समय के लिए। कैसे? अल्पकालिक समय के लिए। एनबीएफसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? किसकी बात की रही है? एनबीएफसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? आप कहेंगे ऋण और वित्तीय सुधार प्रदान करना, ये सबसे प्रमुख कार्य एनबीएफसी के अंतर्गत जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है? जो एनबीएफसीओ पर नियंत्रण करता हो वो कौन जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन रहेगा कौन जिम्मेदार रहेगा? भारतीय रिजर्व बैंक ही जिम्मेदार होता है। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एंड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों संबंधित होता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से सत्य कथन कौन सा है उस पर देख लेते हैं। 19 जुलाई 1969 को 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे भाई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कितना? 14 बैंकों का, तो इसलिए गलत है। 15 अप्रैल 1980 को 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या ये सही है? भाई ये भी ऑप्शन गलत है,
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो हम कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है डी वाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है गलत है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% होती है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रायोजक बैंक स्पॉन्सर की हिस्से बैंक की हिस्सेदारी 35% होती है, बिल्कुल ठीक है। राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% होती है, सही है। ऑप्शन जो रहेगा डी रहेगा, 1 2 3 ऑप्शन तीनों ही सही है। नेक्स्ट आता है कि सहकारी बैंक किसके द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। सहकारी बैंक किसके द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं, सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए आरबीआई के द्वारा निर्धारित मानदंड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो गैर बैंकिंग नॉन बैंकिंग जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, आरबीआई के द्वारा कौन से मानदंड इसमें गलत है, इसकी बात की जा रही है। तो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना, बिल्कुल बात ठीक है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात कम से कम 16%, भाई 16% नहीं है, कम से कम 12% होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन बी वाला तो हो जाएगा यहाँ पर गलत। निवल एनपीए 5% से अधिक ना होना, बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट रेटिंग ए से कम ना होना, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है, बिल्कुल बात ठीक। निजी बैंकों की अधिकतम 74% विदेशी निवेश की अनुमति है, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन इसमें जो है आपके करेक्ट है। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन लगा रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारतीय प्रतिभूति सेबी की बात की जा रही है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन रहेगा प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना और निवेशकों की सुरक्षा करना सबसे बड़ा सेबी का उद्देश्य है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1988 में की गई थी, 1988 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अधीन कौन सा बाजार आता है, तो पूंजी बाजार आता है, कैपिटल मार्केट आता है, ये भी ध्यान रखना है, जिसमें शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। ऊषा थोराट समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो ऊषा थोराट समिति का गठन जो है देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऊषा थोराट समिति का गठन जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, शिव रमन समिति की सिफारिश पर। शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर की बात की है तो महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू की गई, तो 15 जून 1995 को भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरुआत की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। कब की गई थी, 1 जुलाई 1964 को भारतीय आईडीबीआई की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई की स्थापना का मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना जो है सॉरी नई दिल्ली में नहीं, सॉरी लखनऊ में, माफी चाहता हूं, लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना बात किया है तो आपकी कहां पर की गई थी, आपकी लखनऊ में की गई है। माफी चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया है, दक्षेश का पहला महासचिव कौन था। भाई दक्षेश का पहला महासचिव की बात किया है अबुल अहसन था। कौन था, अबुल अहसन दक्षेश का पहला महासचिव था। दक्षेश किस शिखर सम्मेलन में साप्टा समझौता हुआ, तो आप कहेंगे साप्टा समझौता जो है 1993 में हुआ था। दक्षेश की स्थापना कब की गई थी, तो दक्षेश की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। दक्षेश का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ध्यान रखिएगा, जिसका मुख्यालय बात की जाए तो कहां पर है, आप कहेंगे नेपाल के काठमांडू में बना हुआ है। दक्षेश के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, तब आप कहेंगे भारत शामिल था, पाकिस्तान शामिल था, श्रीलंका शामिल था, जबकि अफगानिस्तान शामिल नहीं था। आसियान का मुख्यालय कहां है, तो आसियान का मुख्यालय की बात की जा रही है। आसियान के पहले तो स्थापना की बात कर लें क्या, हाँ, इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में बना हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य की बात किया है, एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय। तो ये आपका आसियान का आदर्श वाक्य है, एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय। आसियान के संस्थापक सदस्यों में कौन से देश शामिल हैं, तो संस्थापक सदस्यों में बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड, ये आपके पांचों देश संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं।
47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में बात किया है तो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में आयोजित किया गया था। भारत ने आसियान के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस वर्ष लागू की? एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत ने 2014 में आसियान के साथ जो है लागू की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के प्रमुख परिणामों में कौन शामिल नहीं था? भाई G20 शिखर सम्मेलन 2023 का हुआ, कौन शामिल इसमें जो है नहीं था बात कर रही है। तो बात क्या है कि अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता शामिल है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भी शामिल है, भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा भी शामिल है, 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 5 गुना करना, ये शामिल जो है आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन गलत है, जबकि बाकी ऑप्शन सही है। G20 का गठन किस वर्ष किया गया था? तो G20 गठन की बात किया है यूएसए में वाशिंगटन डीसी में किया गया था, 26 सितंबर 1999 को किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, G20 सम्मेलन है और उसकी स्थान है कहां पर G20 सम्मेलन हुआ है? जैसे 16वां G20 सम्मेलन की बात की जाए तो रोम इटली में हुआ, 17वां बाली इंडोनेशिया में, 18वां नई दिल्ली में, 19वां रियो डी जेनेरियो में हुआ। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात किया है 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया था। विदेश व्यापार नीति 2023 में एस्कोमेट नीति क्या है? SCOMET नीति का क्या है? तो विदेश व्यापार नीति 2030 में जो आई थी, इसका उद्देश्य के विशेष रसायन, जीवाणु सामग्री, उपकरण, प्रौद्योगिकी नीति, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का काम करती है? तो ऐसी कौन सी संस्था है? तो आपका ऑप्शन रहेगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF जो है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1994 में इसकी स्थापना की गई। व्यापार संतुलन क्या दर्शाता है? व्यापार संतुलन देश के आयात और निर्यात के बीच अंतर को व्यापार संतुलन जो है दर्शाता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? अमेरिका रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत के शीर्ष 5 निर्यातक उत्पादों में कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? भारत के टॉप जो 5 निर्यातित उत्पाद हैं, इनमें 5 में से 4 में से एक सही है, कौन सा नहीं है बात की जा रही है? तो भाई पेट्रोलियम उत्पाद है, फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग उपकरण, मोबाइल फोन नहीं है ना, मोबाइल फोन जो है शामिल नहीं है। विदेश व्यापार नीति 2023 के 4 स्तंभों में कौन एक शामिल नहीं है? तो विदेश व्यापार नीति में कौन? प्रोत्साहन छूट शामिल है, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन शामिल है, व्यापार करने में सुगमता शामिल है, SEZ योजना शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 24-25 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक प्राप्त करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। जिस दर पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहते हैं? जिस दर पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो है आपका ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, करेंसी नोट प्रेस नासिक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1928 में की गई है। मुद्रा बैंक की स्थापना कब की गई? 2015 में मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। आज का इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, पेमेंट बैंक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो अधिकतम 1 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। केवल बचत खाते खोल सकते हैं, भाई ये गलत है। केवल बचत खाते खोल सकते हैं, ये ऑप्शन जो है गलत है। 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर करते हैं, सही है। इनकी पेड अप इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो है पूछ रहा था कौन सा गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। तो आज हमने आकार टेस्ट सीरीज के माध्यम से 100 क्वेश्चनों को किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसी तरह और भी टेस्ट सीरीज हैं और भी ऑप्शंस हैं आपको देखने के लिए एग्जाम्स के। UPSC नट ऐप आ चुका है, जिसको डाउनलोड करके आप लोग जो है मल्टीपल्स कोर्सेज चल रहे हैं, देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए धन्यवाद।